प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों से प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अंकेक्षक जब भी किसी संस्था का अंकेक्षण करना प्रारंभ करता है तो उसको एक प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है। और इस योजना को बनाने से पहले अंकेक्षक को उस संस्था की बहुत सी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। पहले से ही अगर उसने ऑडिट कर रखा है तब तो उसको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, अदरवाइज़ उसको नए सिरे से सारी सूचनाएं एकत्र करनी होती हैं। तो इस तरह अंकेक्षण प्रारंभ करने से पहले अंकेक्षक को योजना तैयार करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम, ऑडिट प्रोग्राम। जब कोई अंकेक्षक किसी संस्था का नया अंकेक्षण प्रारंभ करने वाला है तो उसे बहुत सी जानकारियां प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो आज मैं आप लोगों से प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है और एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट से। तो जब भी अंकेक्षक नई संस्था का कार्य प्रारंभ करेगा अंकेक्षण का, तो उसको कुछ चीज़ें पहले से ध्यान रखनी होती हैं जिनके बारे में उसको समझ होनी चाहिए। पहला स्क्रीन पे पॉइंट आप देख रहे हैं, अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र क्या होगा। मीन्स अंकेक्षक को कितना कार्य करना है, किस कार्य को अधिक महत्व देना है, किसको कम देना है, ये सारी बातें अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र में आती हैं। साथ ही वैधानिक अंकेक्षण है, तो आप जानते हैं कि वैधानिक अंकेक्षण में अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र विधान में दिया हुआ होता है, जिसको समझौते के द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, उसको आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर निजी अंकेक्षण है, प्राइवेट ऑडिट है, तो अंकेक्षक को अपने नियोक्ताओं से अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में लिखित में जानकारी ले लेनी चाहिए कि वो लोग उससे कितना कार्य एक्सपेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आगे चल कर के किसी तरह का अंतर विरोध या झगड़े की स्थिति उत्पन्न न हो। तो पहला तो यही है कि व्यावसायिक संस्था का जो अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र होगा उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही अंकेक्षण प्रारंभ करने से पहले जिस संस्था का वो अंकेक्षण करने जा रहा है उसके बारे में भी उसे जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए कि जिस संस्था का वो अंकेक्षण करने जा रहा है उसकी क्या विशेषताएं, किस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, स्थायी और अस्थायी संपत्तियों की स्थिति क्या है, उनका स्वभाव क्या है, किन किन मदों से रोकड़ प्राप्त होती है और किन किन मदों पर रोकड़ व्यय की जाती है, इसके बारे में भी उसको आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से व्यवसाय में जो लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं, कौन कौन सी पुस्तकें व्यवसाय में रखी जाती हैं उसकी सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए। साथ ही पुस्तपालन मीन्स बुक कीपिंग की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, इसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि दो ही तरह की बुक कीपिंग के मेथड्स काम में लिए जाते हैं, एक तो जिसको कहते हैं आप महाजनी पद्धति, दूसरा अंग्रेजी पद्धति या डबल एंट्री सिस्टम। वर्तमान में अधिकांश संस्थाओं में डबल एंट्री सिस्टम ही प्रचलन में है। तो दोहरा लेखा प्रणाली अगर अपनाई गई है तो अंकेक्षक को उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसी तरह से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर कोई है तो उसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। यदि लागू है वो, तो वो सिद्धांतता और व्यवहार्यता ठीक है या नहीं है, उसकी कमजोरियों को समझने का अंकेक्षक को प्रयास करना चाहिए। आंतरिक नियंत्रण में भी
आंतरिक निरीक्षण का विशेष अध्ययन करना चाहिए। यदि आंतरिक अंकेक्षण होता है तो उसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो आंतरिक अंकेक्षण है वो भी आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो अंकेक्षक को उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से हमारा मतलब होता है कि एक ऐसी योजना जिसमें प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वे सभी प्रविधियां, प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो अपने व्यवसाय को यथासंभव नियमित और दक्षता पूर्वक संचालित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हों। इसके अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करते हैं? प्रबंधन की नीतियों को कठोरता से पालन करना, संपत्तियों की सुरक्षा करना, कपट व अशुद्धियों को रोकना, उनका पता लगाना, लेखांकन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें शुद्धता और पूर्णता निश्चित करना तथा वित्तीय सूचनाओं का विवरण समय पर तैयार करना। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के दायरे में आती हैं। तो अंकेक्षक को इस चीज़ का पता कर लेना चाहिए कि संस्था ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपनाया है नहीं, अगर है तो उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। और आपको मैं बता चुका हूँ कि इंटरनल ऑडिट जो होती है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो अंकेक्षक को उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही कर्मचारियों में कार्य का विभाजन, अंकेक्षक को ये भी पता होना चाहिए कि व्यवसाय में कार्य का विभाजन किस प्रकार किया गया है, कौन कौन से व्यक्ति किन किन पुस्तकों को रखते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। गत वर्ष का अगर कोई लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार किया गया है तो उसके बारे में भी कॉपी ले लेनी चाहिए, रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर ऑडिट कराया है पिछले वर्ष में तो उसके बारे में भी अंकेक्षक को ऑडिट रिपोर्ट ले लेनी चाहिए और उसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है उसके बारे में भी उसको स्टडी कर लेना चाहिए। इसी तरह से संस्था के अगर कोई उपनियम हैं, बाई लॉज हैं, जैसे साझेदारी फर्म है तो साझेदारी संलेख में क्या प्रावधान है उसके बारे में भी उसको आइडिया होना चाहिए। कंपनी है तो कंपनी के अंतर नियमों में अगर कोई प्रावधान है तो उन अंतर नियमों की कॉपी भी लेकर के उसको उसका अध्ययन कर लेना चाहिए, ताकि वो अपना कार्यक्रम जब आगे बढ़ाए तो उसको किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। तो इस तरह से अंकेक्षण योजना जो बनाता है अंकेक्षक, वो लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। अगर व्यापार का स्वरूप छोटा है तो प्लानिंग अपने दिमाग में ही करके कि किस तरह से हमें काम करना है, प्लानिंग करके काम कर सकता है। लेकिन बड़े व्यवसायों में लिखित योजना जरूरी होती है। आप उसको फॉर्मेट में एक तैयार कर लेंगे और एक योग्य व अनुभवी अंकेक्षक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एक लिखित योजना तैयार करता है। ऐसी मान्यता है जो योजना कार्य प्रारंभ करने से पहले तैयार की जाती है उसको हम कहते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम। तो अब बात आती है कि अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम से हमारा मतलब होता है अंकेक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं उनको क्रमबद्ध रूप से अपनाने की जो योजना है। अंकेक्षण करने के लिए आपको एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। उस प्रोसेस को सिस्टमेटिकली अपनाने के लिए प्लानिंग आप करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं वही कहलाता है अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण कार्यक्रम में कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो कौन कौन से कार्यों को आप संपादित करेंगे उनके बारे में विवरण होता है। इसी तरह से प्रत्येक कार्य के लिए कितना समय आवंटित किया गया है उसके बारे में विवरण होता है। साथ ही ये विवरण भी होता है कि कौन सा कार्य कौन व्यक्ति के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा संपादित किया जाएगा। साथ ही इसका जो प्रयोजन है
अंकेक्षण कार्यक्षेत्र को परिभाषित करना है। मीन्स जो ऑडिट प्रोग्राम है वो एक तरह से ऑडिट का जो हमारा कार्यक्षेत्र है, स्कोप है, वो उसको एक तरह से डिफाइन करता है, कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है तथा सहायकों और सहायक जो लोग हैं, आपके सबऑर्डिनेट हैं, उनका मार्गदर्शन करना और उन पर नियंत्रण रखना कि जो कार्य उनको दिया गया है वो सही ढंग से संपादित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में प्लानिंग होती है। ये जो प्लानिंग होती है उसी को हम कहते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम। इसमें यह भी निश्चित करना होता है कि आंतरिक नियंत्रण पर, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम व्यवसाय के आंतरिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए स्थापित किया जाता है, तो अंकेक्षक को ये भी निश्चित करना होता है कि अगर किसी व्यवसाय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू की गई है तो उस प्रणाली पर कितना निर्भर रहा जा सकता है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, विश्वसनीयता कितनी है, या जो अंकेक्षण आप करने जा रहे हैं उसमें जो टेक्निक्स आप काम में लेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स लेंगे, किस सीमा तक उनका उपयोग किया जाएगा, और फिर पूरे कार्य को कोऑर्डिनेट करना, किस तरह जो विभिन्न लोग ऑडिट करने में सहयोग कर रहे हैं उनके कार्यों को कोऑर्डिनेट करना भी ऑडिट प्रोग्राम का ही हिस्सा माना जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ऑडिट प्रोग्राम का मतलब अंकेक्षण जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में जो आप प्लानिंग करते हैं, क्या कार्य करना है, किस तरह से करना है, कार्यों का बंटवारा व्यक्तियों में किस तरह से मैं करूँगा, और इंटरनल कंट्रोल पे कितना निर्भर रहा जा सकता है, या कौन कौन सी टेक्निक्स और कैसे कैसे काम में ली जाएंगी, ये सारी चीज़ें अंकेक्षण कार्यक्रम का हिस्सा मानी जाती हैं और अंकेक्षण कार्यक्रम में शामिल की जाती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। प्लानिंग और प्रोसीजर के बारे में मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया था। इसी तरह से अब अंकेक्षण जब आप कार्य करने का काम शुरू करने जा रहे होते हैं तो एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम में कौन कौन से गुणों या विशेषताओं को शामिल किया जाता है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। मीन्स उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक अगर अच्छा ऑडिट प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या ऑडिटर से एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना में प्रमुख रूप से ये निर्धारित किया जाता है कि अंकेक्षण स्टाफ में से कौन व्यक्ति किस कार्य को कितने समय में और किस विधि से करेगा। तो ये रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि स्टाफ जो है आपका उस पर बराबर वर्कलोड पड़े, व्यक्तियों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य मिले और निर्धारित समय में वो अपना कार्य पूरा कर सकें, और कार्य जो पूरा किया है उसके बारे में व्यक्तियों का उत्तरदायित्व भी निश्चित किया जा सके। तो एक उत्तम या अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला आप देख रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। मतलब अंकेक्षण कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अंकेक्षक को अपने स्टाफ को उस व्यवसाय के संबंध में समस्त सूचनाएं दे देनी चाहिए जो अंकेक्षण कार्य के लिए थोड़ा भी इम्पोर्टेंस रखती हैं, जरूरी समझी जाती हैं। वे स्थान भी अंकेक्षक को अपने स्टाफ को बता देना चाहिए जहां पर त्रुटियां और गबन होने की संभावनाएं हैं, ताकि अंकेक्षण का कार्य संपादित करने वाले व्यक्ति उन पर अपना फोकस कर सके। इसी तरह से विभागों का बंटवारा मीन्स अंकेक्षण कार्यक्रम लेखे जो आप करते हैं उनके विभिन्न पहलुओं के अनुसार, एक लेखे की कई जगह एंट्री होती है तो उसके अनुसार उनको भागों में बांट देना चाहिए। उसको रोकड़ है, मजदूरी, क्रय विक्रय, लेनदार आदि के संबंध में अलग अलग विभाग होने चाहिए जिसमें ये बताया गया हो कि प्रत्येक के संबंध में कितना
किसको और किस प्रकार कार्य करना है ये क्लियर होना चाहिए, ताकि ऑडिट करने वाले लोगों में किसी भी तरह की शंका न हो। अंकेक्षण कार्यक्रम लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। लेखा प्रपत्रों का अंकेक्षण जब कार्यक्रम आप अपना स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार बनाना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस की स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं या पहलुओं की जांच हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि अगर परचेज का रिक्विजिशन आया माल खरीदने के लिए, तो परचेज माल खरीदने के लिए सबसे पहला काम तो रिक्विजिशन मांग पत्र आएगा, तो फिर वो वहाँ से स्टार्ट होगा और क्रय किया हुआ माल आपके स्टॉक में आ जाएगा, बिल आ जाएगा, फिर आप उसका पेमेंट कर देंगे और फिर आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। मीन्स रिक्विजिशन से शुरू होगा और आप रसीद प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पे आके ये एंड होता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रारंभ जहाँ से हुआ है और जहाँ पे एंड होता है उस सारी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। साथ ही अंकेक्षण कार्यक्रम इलास्टिक होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए। एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम की ये विशेषता है कि इस प्रकार का होना चाहिए कि परीक्षण जब आप कर रहे हैं तो यदि कोई नई परिस्थितियां सामने आ जाएं तो अंकेक्षण कार्यक्रम को नई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित किया जा सके, इस तरह की भी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। पुनर्जांच का मतलब अंकेक्षण कार्यक्रम की अंकेक्षण के दौरान समय समय पर पुनर्जांच या रिव्यू करके उसमें परिस्थितियों के अनुसार अगर कोई परिवर्तन आवश्यक है तो वो किया जाना चाहिए। साथ ही अंकेक्षण कार्यक्रम जो आप बना रहे हैं उसमें अंकेक्षण कार्यक्षेत्र की सीमा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सीमा से बाहर जाकर के काम करना आपसे अपेक्षित नहीं होता है, एक्सपेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि उससे बाहर जाकर के आप अगर काम करेंगे तो आपका कार्य बढ़ जाएगा। नतीजा ये होगा कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो आपका कार्यक्षेत्र निर्धारित है, चाहे वो विधान के द्वारा हो चाहे समझौते के द्वारा हो, तो जो कार्य क्षेत्र आपका निर्धारित है उसी में आपको अपना कार्य संपादित करना चाहिए। साथ ही वेस्ट एविडेंस से जांच करनी चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार जो भी आप ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जांच करने जा रहे हैं तो उसके बारे में बहुत सारे एविडेंस होते हैं, बिल, वाउचर्स, गवाही आप देख चुके हैं, पूछताछ है या फिजिकल वेरिफिकेशन है। तो उसके लिए बेस्ट सूटेबल एविडेंस क्या है? तो जब भी आप अंकेक्षण करें तो जो एप्रोप्रिएट या बेस्ट सूटेबल एविडेंस हो उसको अपनी जांच में शामिल करना चाहिए। साथ ही अंकेक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में तारीख या उनके हस्ताक्षर या अंकेक्षण कार्य करने के लिए कई बार विजिट करना पड़ा है तो कब कब आए हैं, इस तरह के कॉलम भी होने चाहिए कि किस डेट को वो आए हैं, आकर के उन्होंने जांच की, अपने साइन करेंगे, कब कब आए हैं, उसके बारे में सारा डिटेल आपको इस कार्यक्रम से मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में प्रारंभिक जानकारी ही मैं आपको देना चाहता था कि अंकेक्षण योजना मीन्स प्लानिंग और प्रोसीजर क्या होता है। फिर आप अपना अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते हैं तो अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है और एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे बात करूंगा। थैंक यू।